आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने जो है वो दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। पहली बार दक्षिणी दिल्ली की कालकाजी विधानसभा सीट से विधायक बनी आतिशी दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री है। इससे पहले भाजपा से सुषमा स्वराज और कांग्रेस की ओर से शीला दीक्षित, हालांकि शीला दीक्षित 3 दफे 15 साल तक दिल्ली की सत्ता संभाल चुकी है। आतिशी के साथ आज 5 कैबिनेट मंत्री ने भी शपथ ग्रहण किया। आतिशी को मनीष सिसोदिया की काफी करीबी माना जाता रहा है। सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद उन्हें पिछले साल 9 मार्च 2023 को पहली बार मंत्री भी बनाया गया था। दिल्ली के उपराज्यपाल कार्यालय के अधिकारियों ने बताया कि नई मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह 4:30 बजे राजनिवास में होगा और वो हो चुका है और उनका मंत्रिमंडल भी इस दौरान शपथ लेगा। दिल्ली सरकार के नए मंत्रिमंडल में गोपाल राय, कैलाश गहलोत, सौरभ भारद्वाज, इमरान हुसैन और सुल्तानपुर माजरा से पहली बार विधायक बने मुकेश अहलावत शामिल होंगे। अधिकारियों ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आतिशी को शपथ ग्रहण की तिथि से दिल्ली का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है और अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा भी स्वीकार कर लिया है। आतिशी के साथ 5 कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय, कैलाश गहलोत, इमरान हुसैन और मुकेश अहलावत ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। शपथ समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी पहुंचे। समारोह में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता भी मौजूद थे। भाजपा सांसद रामवीर सिंह बिधूरी भी मौजूद रहे। आतिशी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बन गई है। उन्होंने जो है राजनिवास में पद और गोपनीयता की शपथ ली। इससे पहले मनोनीत मुख्यमंत्री आतिशी शपथ ग्रहण समारोह के लिए राजनिवास पहुंची थी। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल भी राजनिवास पहुंचे थे। केजरीवाल के साथ साथ मनीष सिसोदिया मनोनीत मुख्यमंत्री आतिशी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए राजनिवास पहुंचे थे। सीएम पद की उम्मीदवार आतिशी आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के आवास पर इससे पहले पहुंची थी और उसके बाद थोड़ी देर बाद ही वह राजनिवास में नए सीएम के तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ उन्होंने ली है। तो इस तरह से आतिशी की इस तस्वीर को आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं। दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री है और तीनों मुख्य पार्टियां जो यहाँ पर सरकार में रही हैं दिल्ली में, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी हो, तीनों पार्टियों ने एक एक महिला मुख्यमंत्री जो है इस प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश को दिया है। कांग्रेस की तरफ से शीला दीक्षित, बीजेपी की तरफ से सुषमा स्वराज और अब आम आदमी पार्टी आप की तरफ से जो है ये आतिशी मरलीना या आतिशी जो हैं वो मुख्यमंत्री के तौर पर इन्होंने शपथ ग्रहण कर लिया है। आपको बताना काफ़ी दिलचस्प हो जाता है कि सबसे ज़्यादा वक्त तक जो दिल्ली की सीएम रही हैं महिला मुख्यमंत्री के तौर पर वो कांग्रेस की, इंडियन नेशनल कांग्रेस INS की शीला दीक्षित रही हैं, जो 15 साल तक 3 बार विधानसभा चुनाव यहाँ से इनकी पार्टी ने जीता, कांग्रेस ने, और इन्होंने मुख्यमंत्री पद के दायित्व का निर्वहन किया। आतिशी जो है वो काफ़ी हद तक उनकी विचारधारा कम्युनिस्ट पार्टी से करीब मानी जाती है और जो दिल्ली के शिक्षा मंत्री थे मनीष सिसोदिया, उनके भी काफ़ी करीबी हैं आतिशी। और साथ ही साथ इन पर जो है अरविंद केजरीवाल ने, जो कि आपके संयोजक अब रह गए हैं और साथ ही विधायक, उन्होंने जो है भरोसा जताया है। जबकि पार्टी में कई और महिलाएं भी थी और अन्य काफ़ी सीनियर लेवल के लीडरान जो है वो बाकायदा मौजूद थे। इसके बावजूद भी आतिशी को सीएम का पद मिलना काफ़ी बड़ी बात है। आपको यहाँ ये बताना भी दिलचस्प हो जाता है कि मैं जहाँ दिल्ली में रहता हूँ वो विधानसभा क्षेत्र भी जो है वो आतिशी के अंडर ही और सौरभ भारद्वाज के अंडर ही ये बीच का है मामला, उसी बॉर्डर लाइन पे वो आता है। और अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले 5 महीनों में 150 दिनों में जो है वो आतिशी किस तरह से दिल्ली की सरकार के मुख्यमंत्री के तौर पर दिल्ली को संभालती है, दिल्ली को विकास के पथ पर ले जाती है। आपको यहाँ बता दें, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत कई वर्षों से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC में स्थायी सदस्यता के लिए प्रयासरत है,
लेकिन इसके रास्ते में कई चुनौतियां हैं जो उसकी मंजिल को मुश्किल बना रही है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस जैसे सुरक्षा परिषद के 4 अस्थायी सदस्य भारत की सदस्यता का समर्थन कर चुके हैं, मगर चीन भारत की इस राह में सबसे बड़ी बाधा बना हुआ है। भारत और चीन के बीच चल रहे सीमा विवाद और चीन का भारत को क्षेत्रीय प्रतिद्वंदी मानना इस विरोध की मुख्य वजह है। चीन नहीं चाहता कि भारत भी उस उच्च मंच पर आसीन हो जहां उसकी पकड़ मजबूत बनी हुई है। भारत के स्थायी सदस्य बनने के खिलाफ एक और मोर्चा है जिसे यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस (यूएफसी) के नाम से जाना जाता है। यह समूह बिना वीटो अधिकार के अस्थायी सदस्यता का समर्थन करता है। उनकी सोच यह है कि सुरक्षा परिषद में अधिक गैर अस्थायी सदस्यों को जोड़ा जाए, जिससे निर्णय प्रक्रिया में विविधता है, मगर भारत का रुख यह है कि नए अस्थायी सदस्यों को भी वीटो अधिकार मिलना चाहिए। यह मुद्दा दोनों पक्षों के बीच एक बड़ी रुकावट बना हुआ है। अमेरिका ने सैद्धांतिक रूप में भारत की अस्थायी सदस्यता का समर्थन किया है, लेकिन व्यवहार में उसकी नीति थोड़ी संदेहपूर्ण है। कई अमेरिकी विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत हमेशा पश्चिम देशों के हितों के अनुरूप नहीं चलता, इसलिए उसे भरोसेमंद साझेदार नहीं माना जा सकता। यह राय अमेरिका की नीतियों में ठहराव पैदा करती है। इसके अलावा भारत को क्षेत्रीय चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है। चीन के साथ प्रतिस्पर्धा और पड़ोसी देशों में बढ़ती अस्थिरता भारत की स्थायी सदस्यता की मांग के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही है। बांग्लादेश में हाल के राजनीतिक बदलावों ने दक्षिण एशियाई क्षेत्र में भारत की स्थिति पर सवाल उठाए हैं, जिससे उसकी क्षेत्रीय भूमिका पर भी नजर रखी जा रही है। अब आपके जहन में सवाल हो सकता है, कैसे मिल सकती है भारत को यूएनएससी में अस्थायी सदस्यता? तो जानकार बताते हैं कि भारत को यूएनएससी में अस्थायी सदस्यता हासिल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी स्थिति मजबूत करनी होगी। इसके लिए भारत को कई घरेलू मुद्दों पर ध्यान देना होगा। इनमें मानव विकास सूचकांक को सुधारना, आर्थिक असमानता को कम करना और आधारभूत संरचनाओं को बेहतर बनाना शामिल है। अगर भारत अपनी आंतरिक कमजोरियों को दूर कर लेता है तो यह बदलाव न सिर्फ उसके लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए लाभकारी साबित हो सकता है। आपको बताते चलें कि भारत की आजादी के बाद भारत को यूएनएससी में जो अस्थायी सदस्यता का न्योता दिया गया था, वो ऑफर मिला था, लेकिन तत्कालीन देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस ऑफर को ठुकरा दिया और कहा कि भारत से बेहतर होगा कि चाइना को जो है वो अस्थायी सदस्यता दे दी जाए, और उन्होंने ही हिंदी चीनी भाई भाई का नारा भी बुलंद किया था। और इसका नुकसान जो है काफ़ी हद तक भारत को मिला है। अगर अभी भारत जो है अस्थायी सदस्य होता और बाकी किसी भी 2-3 सदस्यों के साथ इसकी अच्छी बॉन्डिंग होती जो कि परमानेंट मेंबर्स हैं यूएनएससी के, तो निश्चित तौर पर भारत की आर्थिक नीतियों को सराहा जाता, भारत का आर्थिक विकास बेहतर होता और कई सूचकांक जो होते हैं, मानव विकास सूचकांक समेत कई और सूचकांक, उसमें भी भारत की स्थिति पहले ही काफ़ी बेहतर हो गई होती। लेकिन एशिया से जो है इसमें एकमात्र चाइना है, और चाइना और भारत के रिश्ते जो है सरहदों पर काफ़ी ख़राब ही रहे हैं। और इतना ही नहीं, जो व्यापारिक मुद्दों पर अगर हम बात करें तो चाइना काफ़ी बड़ी तादाद में जो है अपने प्रोडक्ट्स को डंप करती है हिंदुस्तान में, और जिसके चलते जो है भारत के जो स्थानीय व्यापारी हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, उनको काफ़ी नुकसान या आर्थिक खामियाजा जो है भुगतना पड़ता है। तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में ये भारत को अपने इस दावे को काफ़ी मजबूत करना होगा, और देश जो है तब ही विकास के पथ पर जाएगा और हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी होंगे और साथ ही साथ विकसित देश भी बन जाएंगे। यूएनएससी की सदस्यता हमारे लिए कई मायनों में काफ़ी अहम होती है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर जो है वो पश्चिम बंगाल से आ रही है। बता दें आपको कि पश्चिम बंगाल के विभिन्न सरकारी अस्पतालों में जूनियर डॉक्टर्स ने 42 दिनों के बाद शनिवार सुबह आंशिक रूप से काम करना शुरू कर दिया है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ड्यूटी पर मौजूद महिला चिकित्सक से बलात्कार और हत्या की घटना हुई थी। इसके खिलाफ जूनियर डॉक्टर्स ने काम बंद कर दिया था। आज उन्होंने सभी सरकारी अस्पतालों में आवश्यक और आपातकालीन सेवाओं में काम करना शुरू कर दिया, लेकिन उन्होंने बाह्य रोगी विभाग जो होता है ओपीडी ऑटर्स पेशेंट डिपार्टमेंट में अब तक जो है काम करना शुरू नहीं किया है। प्रदर्शनकारी चिकित्सकों में शामिल एक डॉक्टर ने कहा, हमने आज से काम पर लौटना शुरू कर दिया है।
हमारे सहकर्मी केवल आवश्यक और आपातकालीन सेवाओं में अपने अपने विभागों में काम पर लौटना शुरू कर चुके हैं, मगर ओपीडी में काम शुरू नहीं किया गया है। कृपया यह नहीं भूलें कि चिकित्सक केवल आंशिक रूप से काम पर लौटे हैं। उन्होंने बताया कि उनके अन्य सहयोगी राज्य के बाढ़ प्रभावित जिलों के लिए पहले ही रवाना हो चुके हैं, जहां वे विरोध प्रदर्शनों के बीच भी लोगों के स्वास्थ्य को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दिखाते हुए अभया क्लिनिक शुरू करेंगे। डॉक्टरों ने कहा कि वे इस घटना में प्रशासन की ओर से न्याय किए जाने और राज्य के स्वास्थ्य सचिव को हटाए जाने की अपनी मांगों को पूरा करने के लिए अगले 7 दिनों तक इंतजार करेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वे फिर से काम बंद करेंगे। आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में 9 अगस्त को महिला चिकित्सक का शव मिला था। ये डॉक्टर्स तभी से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि इस घटना में जान गंवाने वाली महिला चिकित्सक को न्याय मिले। उन्होंने इस मामले में प्रमुख अधिकारियों की संलिप्तता का आरोप लगाते हुए उन्हें पदों से हटाने की भी मांग की। सीबीआई ने मामले की जांच के सिलसिले में आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया है। यहाँ पे आपको ये बताना भी काफ़ी ज़रूरी हो जाता है कि जो आरजीकर के पूर्व प्रिंसिपल थे उनसे 100 घंटे से ज़्यादा समय तक के लिए वक्त के लिए जो है सीबीआई ने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने जो तफ्तीश की, उनके साथ जो है कई घंटों तक सवाल जवाब का दौर चला। यहाँ आपको ये बताना भी ज़रूरी हो जाता है कि भ्रष्टाचार से जुड़े कई मामलों में भी आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल मिस्टर घोष जो हैं उन्हें जो है ईडी ने भी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने भी, प्रवर्तन निदेशालय ने भी उनसे कई बार पूछताछ की है और इन्हें सीबीआई ने गिरफ्तार भी किया था। आपको यहाँ ये बताना और भी दिलचस्प हो जाता है कि पॉलीग्राफी टेस्ट भी प्रिंसिपल जो एक्स प्रिंसिपल हैं इस कॉलेज के समेत 7 लोगों की गई थी। और इसके साथ ही साथ ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा था कि शायद महिला डॉक्टर के साथ गैंग रेप किया गया हो, सामूहिक दुष्कर्म किया गया हो और फिर उनकी हत्या कर दी गई हो। लेकिन फिलहाल जो है सीबीआई ने अपनी जांच में इस तरह के किसी भी अंदेशा को जो है दरकिनार कर दिया है। सीबीआई ने कहा है कि अब तक की जांच में इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है कि महिला डॉक्टर के साथ उस वक्त उस ऑडिटोरियम में एक से ज़्यादा इंसान मौजूद रहा हो या महिला के साथ जो है सामूहिक दुष्कर्म का मामला बनता हो। हालांकि इस बात की पुष्टि की गई है कि महिला के साथ बलात्कार हुआ था और बलात्कार करने वाला एक शख्स था और इसके साथ ही उसी शख्स ने जो है महिला डॉक्टर की हत्या भी कर दी थी। काफ़ी निर्ममता से हत्या की गई थी और यह खबर जो है देश और दुनिया में काफ़ी चर्चित हुआ था, जिसको लेकर विवाद गहराता गया। बैकफुट पर दिन दर दिन जो है तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पीछे चलती गई। 5-5 दफ़े जो है यहाँ के डॉक्टरों को बुलाया गया बातचीत करने के लिए। डॉक्टर जो है वो लगातार हड़ताल कर रहे थे, अपनी मांगों को मनवाने की वो मांग पर अड़े थे और हॉस्पिटल्स में जो है वो पूरी तरह से हड़ताल थी। ओपीडी और इमरजेंसी सभी सेवाएं जो है वो बुरी तरह से बाधित हो रखी थी। कई बार बुलावे पर भी ये डॉक्टर जो है ममता बनर्जी से मिलने नहीं आए, जिसके बाद ममता बनर्जी ने हाथ जोड़े और बोला कि आप इस तरह से हमारा अपमान क्यों कर रहे हैं। इसके बाद जो है डॉक्टरों ने एक मांग रखी कि आप जो हमारे साथ मीटिंग करेंगे उसके वीडियोग्राफी होगी। हालांकि इस पर तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने और सरकारी प्रशासनिक अफसरों ने ये हवाला दिया कि फिलहाल चूंकि ये केस सुप्रीम कोर्ट में है, जो है इस कारण से अभी हम इस मीटिंग की वीडियोग्राफी नहीं कर सकते हैं। हालांकि मिनट्स तैयार करने की और उसे हैंड ओवर करने की और दोनों तरफ से साइन करने की और रिसीविंग की बात की गई थी, जिसके बाद डॉक्टर्स आए भी और उन्होंने मुलाकात भी की और अब आंशिक तौर पर वो जो है हड़ताल को उन्होंने ख़त्म किया है और वो अपने काम पर लौट गए हैं। फिलहाल इनकी सेवाएं जो इमरजेंसी सर्विसेज को तक ही सीमित है और आने वाले दिनों में जो 1 हफ्ते का इन्होंने वक्त दिया है, 7 दिनों का सरकार को, अगर इनकी मांगें पूरी कर ली जाती है तो निश्चित तौर पर ओपीडी सेवा जो है इमरजेंसी सेवा की तरह ही सुचारू रूप से शुरू हो जाएगी। इस बीच बता दें कि मृत महिला डॉक्टर के माता पिता जो है अपने बच्ची के न्याय की गुहार कर रहे हैं और लगातार जो है उनको जो मुआवजा देने की बात आई है
उसको भी उस परिवार ने नकार दिया और बोला कि पहले उनकी बेटी को न्याय दे दीजिए, उसके बाद आप मुआवजा दे दीजिए। तो ये पश्चिम बंगाल की खबर, जो महिला डॉक्टर, ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर की खबर बीते 1 से 1.5 महीने से काफी सुर्खियां बटोर रही थी। अब इस पर जो है इस खबर की जगह ले ली है तिरुपति मंदिर विवाद ने। तो अगली खबर जो है तिरुपति मंदिर से ही आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। इसी खबर की ओर बढ़ते हैं। तिरुपति मंदिर में लड्डू बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाले खराब क्वालिटी वाले घी के अमूल ब्रांड का होने की अफवाह फैलाने के आरोप में 7 लोगों के खिलाफ एक्शन किया गया है। पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के 7 यूजर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के दावे के बाद बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है कि राज्य में पिछली सरकार के दौरान तिरुपति के श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में लड्डू में जो है जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया गया था। आनंद स्थित गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन महासंघ GCMMF ने मंदिर का प्रबंधन संभालने वाले तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम TTD को घी की आपूर्ति किए जाने से इनकार किया है। GCMMF अमूल ब्रांड नाम के तहत अपने दूध और डेयरी उत्पादों का विपणन करता है। साइबर अपराध थाने के एक अधिकारी ने बताया कि एफआईआर के मुताबिक 7 एक्स यूजर्स ने GCMMF की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के इरादे से गलत सूचना फैलाई कि तिरुपति बालाजी मंदिर में लड्डू बनाने में इस्तेमाल होने वाला जानवरों की चर्बी मिला घी अमूल ब्रांड का था। एफआईआर के अनुसार आरोपियों ने अफवाह फैलाई कि अमूल ब्रांड के तहत बेचे जाने वाले घी का इस्तेमाल उन लड्डुओं को बनाने में किया गया है, जिन्हें बाद में तिरुपति मंदिर में प्रसाद के रूप में बांटा गया, जिससे सहकारी संगठन की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा। यह एफआईआर गुजरात के अहमदाबाद साइबर अपराध थाने में दर्ज की गई है। आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 336(4) किसी पक्ष की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के इरादे से जालसाजी और 196(1)A धर्म नस्ल आदि के आधार पर दुश्मनी को बढ़ावा देने के तहत आरोप लगाए गए। अधिकारी के मुताबिक प्राथमिकी में पुलिस ने सूचना प्रौद्योगिकी IT अधिनियम के प्रावधानों को भी शामिल किया है। वहीं अमूल ने शुक्रवार रात अपने एक्स अकाउंट पर स्पष्टीकरण जारी कर कहा कि उसने तिरुमाता तिरुपति देवस्थानम को कभी भी अमूल घी की आपूर्ति नहीं की। इसने कहा, हम यह भी स्पष्ट करना चाहते हैं कि अमूल घी हमारे अत्याधुनिक उत्पादन केंद्रों में दूध से बनाया जाता है जो ISO प्रमाणित है। अमूल घी उच्च गुणवत्ता वाले शुद्ध दूध की मलाई से बनाया जाता है। यह पोस्ट अमूल के खिलाफ दुष्प्रचार अभियान रोकने के लिए जारी किया जा रहा है। अमूल के प्रबंध निदेशक जयंत मेहता ने कहा कि कुछ लोग गलत सूचना फैला रहे हैं कि तिरुपति मंदिर में इस्तेमाल होने वाले खराब गुणवत्ता वाले घी की आपूर्ति अमूल ने की थी। मेहता ने कहा, साइबर अपराध थाने ने हमारे संबंध में गलत सूचना फैलाने वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। उन्होंने कहा कि इस तरह की गलत सूचनाएं आजीविका के लिए अमूल पर निर्भर 36 लाख डेयरी किसान परिवारों के लिए गंभीर चिंता का विषय है। मेहता ने दावा किया, हमने कभी भी तिरुपति मंदिर को घी की आपूर्ति नहीं की। हमने इस दुष्प्रचार अभियान को रोकने के लिए जो है वो प्राथमिकी दर्ज कराई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इस बीच आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में लड्डू बनाने में इस्तेमाल किए गए घी को लेकर उठा विवाद गर्माता जा रहा है। अभिनेता और आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने लड्डुओं में कथित तौर पर जानवर की चर्बी जैसे मछली का तेल, सुअर की चर्बी मिलाए जाने का आरोप लगाया। उन्होंने इस मामले में YSR कांग्रेस पार्टी YSRCP के तहत बने पिछले तिरुमला तिरुपति देवस्थानम TTD बोर्ड से जवाबदेही की मांग की है। कल्याण ने एक्स पर पोस्ट किया, तिरुपति बालाजी के प्रसाद में पशु चर्बी मिलाए जाने की बात से हम सभी बहुत व्यथित हैं। YSRCP सरकार द्वारा गठित TTD बोर्ड को कई सवालों के जवाब देने होंगे। जनसेना पार्टी के प्रमुख कल्याण ने कहा कि देश में मंदिरों से संबंधित मुद्दों पर गौर करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सनातन धर्म रक्षण बोर्ड गठित करने का समय आ गया है। उन्होंने कहा, राष्ट्रीय स्तर पर सभी नीति निर्माताओं, धार्मिक प्रमुखों, न्यायपालिका, नागरिकों और संबंधित क्षेत्रों के अन्य लोगों के बीच चर्चा हो। कल्याण ने सभी से सनातन धर्म हिंदुत्व को किसी भी रूप में अपवित्र करने पर पूर्ण विराम लगाने के लिए साथ आने की अपील की। उनकी इस टिप्पणी पर अभिनेता प्रकाश राज ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। प्रकाश ने पवन कल्याण पर आरोप लगाया कि वे एक क्षेत्रीय मुद्दे को राष्ट्रीय विवाद में बदल रहे हैं। उन्होंने उन्हें स्थानीय स्तर पर मामले की जांच करने और सांप्रदायिक तनाव को और बढ़ाने से बचने की सलाह दी। प्रकाश ने जवाब में लिखा, प्रिय पवन कल्याण, यह उस राज्य में हुआ है जहां आप उप
मुख्यमंत्री हैं, कृपया मामले की जांच करें, दोषियों को पकड़ें और कठोर कार्रवाई करें। आप आशंकाएं क्यों फैला रहे हैं और इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर क्यों उछाल रहे हैं? देश में सांप्रदायिक तनाव पहले से ही काफी है। आपको बता दें कि आखिर प्रकाश राज ने इंग्लिश में क्या लिखा। डियर @पवन कल्याण, इट हैज हैपेंड इन अ स्टेट वेयर यू आर अ DCM, मीन्स डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर. Please investigate, find out the culprits and take stringent actions. Why are you spreading apprehensions and blowing up the issue nationally? आंध्र प्रदेश के विश्व प्रसिद्ध तिरुपति बालाजी मंदिर में लड्डू के घी में मिलावट का मामला गर्माता जा रहा है। जांच में ये बात सामने आई है कि AR डेयरी को महज 320 रुपए किलो के भाव से घी सप्लाई का ठेका दिया गया था और नंदिनी घी का टेंडर रद्द किया गया था। बाद में जुलाई में भी मिलावट पाई गई तो फिर से नंदिनी घी को 470 रुपए किलो के भाव से ठेका दिया गया है। एक रिपोर्ट के हवाले से आंध्र प्रदेश के CM चंद्रबाबू नायडू ने दावा किया है कि पिछली जगनमोहन रेड्डी सरकार में बालाजी मंदिर में प्रसाद में घी की जगह मछली का तेल और जानवरों की चर्बी मिलाई जा रही थी। जगनमोहन ने कहा कि दावे गलत हैं और नायडू भगवान के नाम से सियासत कर रहे हैं। आज तक जो है आपको बता दें कि इसमें अपडेट यही है कि घी के टेंडर की कॉपी में जो है उसी में खरीद प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं। टेंडर की शर्तों का उल्लंघन किया गया और घी को जांच के लिए नहीं भेजा गया। टेंडर के क्लॉज 80 के अनुसार आपूर्ति की गई घी की प्रत्येक खेप के लिए NABL सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना जरूरी है। तो ये खबर आपको हमने बताई काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि तिरुपति मंदिर जो है वो हिंदुओं के, सनातन धर्म के और खासकर साउथ इंडिया जो है उसमें भी आंध्र प्रदेश, वहाँ के लोगों की आस्था से जुड़ा मामला है और इस मंदिर से इन लोगों का काफ़ी बेहद ही धार्मिक लगाव है, जुड़ाव है और इस तरह की खबरें जो हैं निश्चित तौर पर भक्तों को, श्रद्धालुओं को एक तरह से ये मजबूर करता है कि संदेह की स्थिति से वो मंदिरों को, मंदिरों के प्रबंधन को, मंदिरों के प्रशासनिक महकमे को देखने में लग जाते हैं। इससे पहले शिरडी के साईं बाबा मंदिर में भी मिठाई में जो है वो मिलावट की बात आई थी। हालांकि इस मिठाइयों की जांच भी हुई थी लेकिन आज तक जो है इसका कोई रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं किया गया। हालांकि कई लाख लड्डुओं को नष्ट कर दिया गया था। आप देख रहे हैं न्यूज ट्रायल भारत में हूं उत्कर्ष कुमार। न्यूज ट्रायल रग रग में खबर नहीं परोसते डर, दिखाते बस खबर। बढ़ते अगली खबर की ओर। नोएडा में सेक्टर 25 के निकट एलिवेटेड रोड पर एक अजीबोगरीब हादसा हुआ। कार सवार ने स्कूटी को टक्कर मारी। टक्कर के बाद स्कूटी सवार युवती एलिवेटेड रोड से गिरकर एलिवेटेड रोड के पिलर पर अटक गई। सूचना मिलने पर पुलिस की टीम और फायर ब्रिगेड की टीम ने युवती का रेस्क्यू करने में जुटी। कड़ी मेहनत के बाद युवती को बचा लिया गया है। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है जिसमें नीचे लोगों की भारी भीड़ नजर आ रही है, जबकि कई लोग पिलर पर अटकी लड़की को बचाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि लड़की नोएडा से गाजियाबाद जा रही थी। इसी दौरान उसकी स्कूटी का एक्सीडेंट हो गया और वो एलिवेटेड रोड के पिलर पर अटक गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। तो इस पर जो है गनीमत रही कि लड़की पिलर से नीचे नहीं गिरी और बड़ा हादसा होने से टल गया। यहाँ पहुंची पुलिस और फायर की रेस्क्यू टीम ने लड़की को सुरक्षित बचाया। जानकारी के मुताबिक पिलर पर गिरने से लड़की घायल हो गई और उसे अस्पताल भेजा गया। पिलर पर फंसी लड़की को बचाने के लिए क्रेन का इस्तेमाल किया गया था। जिन दो लोगों ने लड़की को सुरक्षित नीचे उतारा उन्हें भी बचा लिया गया है। और ये जो मामले में मिली जानकारी के मुताबिक दोपहर करीब 12:45 पर अभिषेक नाम के शख्स ने अपनी महिला मित्र किरण के साथ नोएडा से अपने घर गाजियाबाद के लिए जा रहा था। वो एलिवेटेड पुल के ऊपर मंगल बाजार थाना सेक्टर 20 के पास पहुंचा ही था कि उसके आगे से चल रही वैगनार कार के ड्राइवर ने करीब 10-15 फीट आगे इंडिकेटर मारकर राइट मुड़ गया, जिससे स्कूटी ड्राइवर से जो है ड्राइवर अभिषेक ने अपना नियंत्रण खो दिया और स्कूटी डिवाइडर से जाकर टकराई, जिसमें स्कूटी सवार महिला किरण डिवाइडर से टकराकर पिलर के ऊपर लटक गई। इसके बाद रेस्क्यू टीम की मदद से लड़की को सुरक्षित नीचे उतारा गया और फिर अस्पताल पहुंचा दिया गया।
बढ़ते हैं अगली रोचक खबर की ओर। चीन में एक महिला अधिकारी को कदाचार के आरोपों में 13 साल जेल की सजा हुई है। साथ ही 10 लाख युआन लगभग 1.18 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के अनुसार झोंग यांग के कियानान प्रांत की गवर्नर रही हैं। उन्होंने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसी में उपसचिव के पद पर भी काम किया। खास बात यह है कि उनकी खूबसूरती की वजह से लोग आज भी उन्हें ब्यूटीफुल गवर्नर कहकर बुलाते हैं। आप इस तस्वीर में इस ब्यूटीफुल गवर्नर को देख सकते हैं। यांग पर 58 पुलिस सहकर्मियों के साथ यौन संबंध बनाने और लगभग 60 मिलियन युआन जो कि 71 करोड़ 2,80,719 भारतीय रुपए होते हैं की रिश्वत लेने का आरोप भी लगा है। झोंग यांग अब 52 साल की हो चुकी हैं। 22 की उम्र में वह कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हुई और नेशनल पीपल्स कांग्रेस एनपीसी में डिप्टी के पद तक पहुंची। रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने फल और कृषि संघ शुरू करने की दिशा में काफी काम किया। इसके जरिए किसानों की मदद और ज़रूरतमंद बुजुर्गों की सहायता के लिए पैसे खर्च किए जाते थे। विवाद उस वक्त खड़ा हुआ जब गुडझोई रेडियो और टेलीविजन की ओर से डॉक्यूमेंट्री पेश की गई। इसमें आरोप लगा कि झोंग ने बड़े पैमाने पर रिश्वत ली। इसके बदले उन्होंने मनमर्जी कंपनियों को सरकारी निवेश के बहाने आकर्षक डील सौंपी। डॉक्यूमेंट्री में एक निजी व्यवसाय के मालिक का दावा किया कि झोंग यांग ने उन कंपनियों को नजरअंदाज किया जिनसे उसके व्यक्तिगत संबंध नहीं रहे। साल 2023 में गुडझों प्रांतीय अनुशासन निरीक्षण और पर्यवेक्षण समिति ने बताया कि झोंग पर कानूनी उल्लंघन का संदेह है। इसके अलावा उन पर 58 मेल जूनियर सहकर्मियों के साथ संबंध होने के आरोप हैं। बताते हैं कि इनमें से कुछ लाभ के चक्कर में उनके प्रेमी बने तो कुछ को मजबूरन भी ऐसा करना पड़ा। झोंग यांग ने ओवर टाइम काम करने और व्यावसायिक यात्राओं पर जाने के बहाने अपने प्रेमियों के साथ काफी समय बिताया। मामला सामने आते ही खूब हंगामा मचा और जांच शुरू कर दी गई। अब हम बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश जो है पहला टेस्ट चेन्नई के मैदान पर खेला जा रहा है। तीसरे दिन भी भारत का दबदबा जारी है। चेन्नई में टीम इंडिया ड्राइविंग सीट पर है। मेजबान भारत ने बांग्लादेश के सामने 515 रन का विशाल लक्ष्य रखा है। खराब रोशनी के कारण शनिवार को जल्दी खेल खत्म हो गया। स्टंप्स के समय बांग्लादेश ने अपनी दूसरी पारी में 158 रन बना लिए थे। उसके 4 विकेट गिर चुके थे और 38वां ओवर चल रहा था। 37.2 ओवरों का खेल जो है खत्म हो चुका था। कप्तान नजमुल 51 और शाकिबल 5 रन बनाकर नाबाद है। इस रहीम और मोमिनुल ने 13 रनों का योगदान दिया। शादमान ने 35 और जाकिर ने 33 रन बनाए। स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने अभी तक 3 विकेट चटकाए हैं। जसप्रीत बुमराह ने 1 शिकार किया। इससे पहले भारत ने दूसरी पारी 4 विकेट पर 287 रन बनाकर घोषित की। शुभमन गिल और ऋषभ पंत ने शतक जड़ा। गिल 176 गेंदों में 119 रन बनाकर नाबाद रहे। टेस्ट क्रिकेट में वापसी करते हुए पंत ने 128 गेंदों में 109 रन जुटाए। केएल राहुल 22 रन बनाकर नाबाद रहे। बता दें कि टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने उतरी भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी में रविचंद्रन अश्विन के शतक और रविंद्र जडेजा व यशस्वी जायसवाल की 50 मतलब अर्धशतक के दम पर 376 रन बनाए। इसके जवाब में बांग्लादेश अपनी पहली पारी में महज 149 रन बनाकर सिमट गई। भारत को पहली पारी के आधार पर 227 रनों की बढ़त मिली थी और भारत ने दूसरी पारी में 287 रन 4 विकेट पर बनाकर जो है अपनी पारी की घोषणा कर दी, जिसके साथ ही भारत की लीड बढ़कर 514 रन हो गई और 515 रन का लक्ष्य बांग्लादेश के समक्ष आया और 158 रन 4 विकेट पर फिलहाल तीसरे दिन के खेल की समाप्ति तक बांग्लादेश ने बना ली थी। 2 दिनों का खेल बाकी है। 90 + 90 180 ओवर्स का खेल बाकी है और निश्चित तौर पर बांग्लादेश के लिए जो इस रनों के अंबार से पार पाना काफ़ी मुश्किल होगा। कल आखिरी दिन होगा। स्विंग, रिवर्स स्विंग, स्पिन की स्थिति बनेगी। काफ़ी दरारें होंगी मैदान पर। तो निश्चित तौर पर भारत जो है 200-250 रनों के आसपास से इस टेस्ट मैच को जीत जाएगा। हमने कल ही भी बताया था आपको कि ये जो लक्ष्य है भारत 500 के करीब के स्कोर पर जो है वो अपनी पारी की घोषणा कर देगा, जिसके बाद जो है स्थितियां भारत के हिस्से आनी शुरू हो जाएगी। हालांकि भारत ने बांग्लादेश को फॉलो नहीं खिलाया और खुद भारत अपनी दूसरी पारी खेलने आई। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मानसून की विदाई के बीच कुछ राज्यों में आखिरी दौर की बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने बताया है कि 21 सितंबर को तमिलनाडु, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और तटीय आंध्र प्रदेश में यानी कि तीनों राज्यों में भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा उत्तर पश्चिम और बंगाल की खाड़ी में 23 सितंबर को कम दबाव का क्षेत्र बनने वाला है।
मौसम विभाग के अनुसार विदर्भ में 23 से 27 सितंबर, छत्तीसगढ़ में 23 से 26, मध्य प्रदेश में 24 से 27 सितंबर के बीच भारी बारिश का अलर्ट है। इसके अलावा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में अगले 7 दिनों तक भारी बारिश होगी, जबकि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में 23 से 27 सितंबर, बिहार में 23 से 25, अंडमान और निकोबार में 23, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 25 सितंबर को भारी बारिश हो सकती है। और जो कुछ एक प्रदेशों में हॉट और ह्यूमिड वेदर भी देखने की संभावना है, जो कि खासकर नॉर्थ ईस्ट के जो है प्रदेश है वहाँ पर ऐसी स्थिति बने रहने की संभावना दिख रही है। बढ़ते अगली खबर की ओर। मुंबई के सबसे बड़े स्लम इलाके धारावी में मस्जिद के एक अवैध हिस्से को ढहाने बीएमसी की टीम पहुंची थी। सुरक्षा से लिहाज से बड़ी संख्या में पुलिस तैनात भी की गई थी। टीम पहुंचने के बाद इस इलाके में माहौल तनावपूर्ण हो गया और मुस्लिम समुदाय बीएमसी के एक्शन का विरोध कर रही थी और नारेबाजी लगा रही थी। मस्जिद के अवैध हिस्से को तोड़ने का नोटिस पहले भी भेज दिया गया था। जानकारी के मुताबिक किसी संगठन या मस्जिद की तरफ से नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया गया था, जिसके बाद जो है आज फौरी तौर पर सांसद और बाकी लोगों के हस्तक्षेप के बाद जो है इस डिमोलिशन को, इस बुलडोजर एक्शन को और मस्जिद के उस अवैध हिस्से को गिराने से, तोड़ने से आज स्टे लग गया है। मुंबई के सबसे बड़े स्लम इलाके धारावी में जो है वो ये मस्जिद अवस्थित है और नारेबाजी भी की गई यहाँ पे लोगों के द्वारा। और बीएमसी की टीम पहुँचने के बाद बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। कुछ लोग सड़क पर बैठकर प्रदर्शन करने लगे। इसके बाद बीएमसी की टीम ने कुछ लोगों को पुलिस स्टेशन बातचीत के लिए बुलाया। कुछ लोग बात करने के लिए थाने भी पहुंचे थे। धारावी के 90 फीट रोड पर यह 25 साल पुरानी मस्जिद मौजूद है। मुस्लिम समुदाय का कहना है कि यह काफ़ी पुरानी मस्जिद है। इसके अलावा यहाँ सड़कों पर नमाज पढ़ने पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद प्रार्थना स्थल की जरूरत है। इस मस्जिद से किसी का कोई निजी फायदा नहीं होता है। मस्जिद का नाम महबूब सुबानिया मस्जिद है। धारावी में बढ़ते बवाल को देखकर कांग्रेस सांसद वर्षा गायकवाड़ ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात की। मिलिंद देवरा भी उनके साथ मौजूद थे। दोनों ने मिलकर हस्तक्षेप की मांग की, जिसके बाद बीएमसी पर ये कार्रवाई रोकने का आदेश जो है वो जारी कर दिया गया। तो ये खबर आज की एक धार्मिक आस्था से जुड़ी हुई मस्जिद को तोड़ने की कवायद शुरू की गई थी। अवैध निर्माण था, वो पहले भी नोटिस दी गई थी। और बढ़ते हम लगी अगली खबर की ओर। बेहद अहम और अंतर्राष्ट्रीय खबर की ओर। लेबनान का आतंकी संगठन हिजबुल्लाह पेजर और वॉकी टॉकी अटैक से बेहाल है। उसने आरोप लगाया है कि इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने इस पूरे कांड को रचा। दोनों हमलों में कम से कम 30 लोगों की मौत और 3200 से अधिक के घायल होने की सूचना है। इस बीच इजराइल पर साइबर अटैक की खबर है। लोकल मीडिया की रिपोर्ट है कि आधी रात को अचानक इजरायलियों के फोन बजने लगे। उस पर इमरजेंसी मैसेज दिखने लगा। मैसेज में इजरायलियों को सुरक्षित जगह भाग जाने के लिए कहा गया था। इस तरह के हजारों मैसेज मिलने के बाद अफरा तफरी की स्थिति पैदा हो गई। इजरायली अधिकारी इस तरह के मैसेज की जांच कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये ईरानी हैकर्स द्वारा प्रायोजित हो सकते हैं। इजरायली मीडिया ने बताया कि बुधवार देर रात देश भर के इजरायलियों को आपातकालीन अलर्ट में फर्जी मैसेज प्राप्त हुए, जिनमें उनसे कहा गया कि वे जहां हैं वहां से चले जाएं और किसी सुरक्षित क्षेत्र में चले जाएं। संदेश के व्यापक रूप से प्रसारित होने के बाद KAN न्यूज ने बताया कि इस संभावना की जांच की जा रही है कि इसके पीछे ईरान का हाथ है। वहीं इजरायली सेना IDF ने इस तरह के मैसेजों को फर्जी करार देते हुए कहा कि उन्होंने इजरायलियों को इस तरह का कोई संदेश नहीं भेजा। यह साइबर अटैक हो सकता है। IDF के बयान में कहा गया, आपातकालीन घोषणा वाला मैसेज हमारी ओर से नहीं किया गया। होम फ्रंट कमांड की रक्षा नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। बुधवार आधी रात को कई इजरायलियों को आपातकालीन मैसेज प्राप्त हुए। इन संदेशों के स्क्रीनशॉट लोगों ने सोशल मीडिया पर भी शेयर किए। मैसेज की हेडलाइन में लिखा था OREF अलर्ट। हिब्रू भाषा में यह होम फ्रंट कमांड की तरह है। बताया जा रहा है कि इजरायलियों ने इस मैसेज को IDF का समझ लिया और अफरा तफरी की स्थिति पैदा हो गई। इजरायलियों को प्राप्त हुए टेक्स्ट संदेश में एक लिंक था और उसके ऊपर गलत वर्तनी में लिखा था, आपको सुरक्षित क्षेत्र में जाना होगा। गौरतलब है कि इजराइल पर साइबर हमले की खबर लेबनान में लगातार 2 दिन पेजर और वॉकी टॉकी विस्फोटों में मारे गए 20 से अधिक लोगों की जान जाने के बाद आई है। हिजबुल्लाह के अधिकारियों के मुताबिक बेरूत और दक्षिणी लेबनान के कई इलाकों में लोगों के जेब में रखे पेजर में अचानक विस्फोट होने लगे। लेबनान मंगलवार को हुए इस हमले से संभला भी नहीं था कि तभी अगले दिन बुधवार को वॉकी टॉकी विस्फोट में कई लोगों की जान चली गई।
इन विस्फोटों के पीछे एक महिला के होने का हाथ बताया जा रहा है। इन दोनों हमलों के पीछे इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का भी हाथ बताया जा रहा है। पेजर और वॉकी टॉकी में विस्फोटक भरा हुआ था। लेबनान में पेजरों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में हुए विस्फोटों को लेकर अमेरिकी मीडिया ने दावा किया है यह काम खुफिया एजेंसी मोसाद की बनाई गई कंपनी फर्जी कंपनियों का ही है। हिजबुल्लाह ने जिस ताइवानी कंपनी को पेजर बनाने का काम दिया उसने अपने लाइसेंस पर इस काम का कॉन्ट्रैक्ट इजराइल से संबंधित कंपनी को ही दे दिया था। न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट में 3 खुफिया अधिकारियों के हवाले से कहा गया कि हंगरी की कंपनी BSC कंसल्टिंग KFT ने ताइवान कंपनी से यह कॉन्ट्रैक्ट लिया था। हंगरी की इस कंपनी के तार इजराइल से जुड़े हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक BSC कंसल्टिंग KFT के नाम पर पेजर बनाने वाले इन इजरायली खुफिया अधिकारियों की असली पहचान छिपाने के लिए पहले 2 फर्जी कंपनियां बनाई गई, जिसके बाद इन्होंने KFT के लिए काम करना शुरू किया। क्योंकि KFT के पास और भी सामान्य खरीदार थे जिनके लिए वह बिना विस्फोटक के पेजर तैयार करता था, इसलिए सुरक्षा और खुफिया तंत्र का पूरा ख्याल रखा गया। इन विस्फोटक युक्त पेजरों को लेबनान भेजने की शुरुआत 2022 की गर्मियों में हुई। उस समय हिजबुल्लाह नेता हसन के सुरक्षा कारणों से मोबाइल फोन के इस्तेमाल को कम करने के निर्देश के बाद पेजरों की खरीद के ऑर्डर्स आने पर ऐसे पेजरों का उत्पादन बढ़ा दिया गया। जिन पेजरों में विस्फोट हुआ वह ताइवानी कंपनी गोल्ड अपोलो के ब्रांड थे। क्योंकि घटना हुई है तो इससे ताइवान में भी खलबली का माहौल बना हुआ है। ताइवान के रक्षा मंत्री वेलिंगटन कू ने कहा है कि सुरक्षा एजेंसियां गहराई से इस मामले की जांच कर रही है और इंटरनेशनल लेवल पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं हम जल्द से जल्द उसकी जड़ तक पहुंच जाएंगे। लेबनान में पेजर सप्लाई करने वाली कंपनी गोल्ड अपोलो भी इस घटना से बैकफुट पर है। उनकी तरफ से कहा गया कि जिन पेजरों में विस्फोट हुआ है उनके निर्माण से ताइवानी कंपनी का कोई लेना देना नहीं है, बल्कि गोल्ड अपोलो के लाइसेंस के तहत हंगरी की कंपनी BSC कंसल्टिंग KFT द्वारा पेजरों का निर्माण किया गया था। लेकिन हंगरी की कंपनी BSC कंसल्टिंग KFT ने दावा किया है कि उसने इस काम के लिए केवल अपनी परामर्श सेवाएं प्रदान की थी और पेजर के उत्पादन की किसी भी गतिविधि में वो शामिल नहीं था। मंगलवार को लेबनान में पेजरों के बड़े पैमाने पर विस्फोट के परिणाम स्वरूप कम से कम 12 लोग मारे गए और 2800 से अधिक घायल हो गए। कई मीडिया रिपोर्टों के अनुसार पेजर का उपयोग लेबनानी हिजबुल्लाह आंदोलन के सदस्यों द्वारा एक सुरक्षित अवैध संचार प्रणाली के रूप में किया जाता है, जो हैकिंग और वायर टैपिंग के लिए सबसे कम संवेदनशील है। यह अभी भी अज्ञात है कि उपकरणों में एक साथ विस्फोट का कारण क्या था। हिजबुल्लाह और लेबनानी अधिकारियों ने इस घटना के लिए इजराइल को दोषी ठहराया। बुधवार को हिजबुल्लाह सदस्यों द्वारा उपयोग किए जाने वाले संचार उपकरणों के बड़े पैमाने पर विस्फोट की दूसरी लहर में कम से कम 20 लोग मारे गए और 450 से अधिक घायल हो गए। लेबनान के संचार मंत्रालय ने कहा कि जिन ICOM निर्मित ICBV-82 रेडियो में विस्फोट हुआ वह बिना लाइसेंस के थे। इसके अलावा संचार के लिए उपयोग किए जाने वाले दूसरे उपकरण जैसे कि वॉकी टॉकी में भी विस्फोट की खबरें आई हुई थी। इजराइल ने लेबनान में एक बार फिर से कहर बरपाया। राजधानी बेरूत में की गई एयर स्ट्राइक में कम से कम 59 लोग घायल हो गए जबकि 8 लोगों की मौत हो गई। इस हमले में हिजबुल्लाह का टॉप कमांडर इब्राहिम अकील मारा गया है। वह हिजबुल्लाह की रदवान यूनिट का प्रमुख था। इससे पहले हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल पर कई रॉकेट दागे थे, जिसके बाद इजराइल ने ये हमले किए। बेरूत के बीर वाले दक्षिणी नगरों में इजराइल का लक्ष्य क्या था यह अब तक साफ नहीं हो सका है। व्यस्त समय पर हुए हमलों के दौरान लोग अपने काम से निकल रहे थे और छात्र स्कूल से घर जा रहे थे। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने पीड़ितों की पहचान के बारे में विस्तार से नहीं बताया। लेबनानी समाचार चैनलों ने एक ध्वस्त इमारत से घायल लोगों को निकाले जाने का फुटेज प्रसारित किया जबकि एम्बुलेंस हमले के स्थान पर पहुंच गई। इससे पहले हिजबुल्लाह ने शुक्रवार को उत्तरी इजराइल पर 140 से ज्यादा रॉकेट दागे थे, जिसके जवाब में इजरायली सेना ने लेबनान के बेरूत में लक्षित हमले किए। हिजबुल्लाह समूह के एक करीबी अधिकारी ने बताया एसोसिएट प्रेस AP को पुष्टि की कि शुक्रवार को जब इमारत को निशाना बनाया गया तो अकील वहां मौजूद था। अकील हिजबुल्लाह की विशिष्ट रदवान फोर्स समूह की सर्वोच्च सैन्य संस्था जिहाद काउंसिलिंग के प्रमुख के रूप में कार्य कर चुका है। अमेरिकी विदेश विभाग ने 1983 में बेरूत में अमेरिकी दूतावास पर बमबारी करने में कथित भूमिका के लिए अकील पर प्रतिबंध लगाया है तथा यह भी आरोप है कि उसने लेबनान में अमेरिकी और जर्मन लोगों को बंधक बनाने का निर्देश दिया था तथा 1980 के दशक के दौरान उन्हें वहां बंधक बनाए रखा था। बेरूत शहर से कुछ ही किलोमीटर दूर दहियाल में हमला व्यस्त समय के दौरान हुई जब लोग काम से निकल रहे थे और छात्र स्कूल से घर जा रहे थे। हिजबुल्लाह ने शुक्रवार सुबह उत्तरी इजराइल में 140 रॉकेट दागे। यह हमला आतंकवादी समूह के नेता हसन नसरल्लाह द्वारा इजराइल पर बड़े पैमाने पर बमबारी का बदला लेने की कसम खाने के एक दिन बाद हुआ। इजरायली सेना और आतंकवादी समूह ने यह जानकारी दी। इजराइल की सेना ने कहा कि शुक्रवार दोपहर को 3 दौर में रॉकेट दागे गए जिनका लक्ष्य लेबनान से लगी सीमा पर स्थित स्थल थे। हिजबुल्लाह ने कहा कि उसने सीमा पर कई स्थानों को कात्यूशा रॉकेट से निशाना बनाया है, जिसमें कई हवाई रक्षा अड्डे और एक इजरायली बख्तरबंद ब्रिगेड का मुख्यालय भी शामिल है।
उसने कहा कि इन ठिकानों पर पहली बार हमला किया गया है। इजरायली सेना ने कहा कि गोलान पहाड़ियों, साफेद और ऊपरी गलीली क्षेत्रों में 120 मिसाइलें दागी गई, जिनमें से कुछ को हवा में ही नष्ट कर दिया गया। और सेना ने बताया कि अग्निशमन दल कई क्षेत्रों में जमीन पर गिरे मलबे के टुकड़ों से लगी आग को बुझाने में जुटे हुए हैं। सेना ने यह नहीं बताया कि क्या किसी मिसाइल ने लक्ष्य को भेदा या कोई हताहत हुआ। सेना ने बताया कि मेरोन और नेटवा क्षेत्रों में 20 मिसाइलें दागी गई और इनमें से अधिकांश खुले क्षेत्रों में गिरी। सेना ने बताया कि इसमें किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हर साल महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए जितिया का व्रत करती है। जितिया व्रत को ज्योतिया या जीवितिका पुत्री का व्रत भी कहा जाता है। यह व्रत अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। जितिया व्रत कठिन व्रत माना जाता है। यह निर्जला व्रत लगभग 3 दिनों तक चलता है। आपको बता दें कि जो 24 और 25 सितंबर दिन मंगलवार और बुधवार को जितिया का व्रत होगा। अमृत योग में जितिया व्रत का शुभारंभ होगा। ऑडगन स्त्रियों का विशेष भोजन 23 सितंबर को रात्रि के अंत में अर्थात सूर्योदय से पहले होगा। जितिया व्रत का पारण 25 दिसंबर बुधवार को दिन के अंतिम भाग अर्थात संध्या काल 5:05 के उपरांत होगा। 2 दिन के व्रत हो जाने से प्रथम बार जितिया व्रत करने वाली महिलाओं के लिए थोड़ा कठिन होने की संभावना बनती है। इस बार खरजितिया का भी दुर्लभ संयोग है। खरजितिया लगने पर ही स्त्रियां पहली बार व्रत करती है, जिसके लिए बहुत दिनों तक इंतजार में महिलाएं रहती है कि कब खरजितिया लगेंगे। आपको बता दें कि मंगलवार या शनिवार को यदि अष्टमी व्रत लगता है तो उस बार वह खरजितिया लग जाता है, जिससे पहली बार महिलाएं जितिया व्रत उठाती है। खरजितिया लगने पर व्रत उठाने वाली महिलाओं के संतान की अकाल मृत्यु नहीं होती है। अतः हर दृष्टिकोण से यह व्रत स्त्रियों के लिए किसी बड़े तपस्या साधना से कम नहीं है, क्योंकि इस व्रत में जल तक लेने का भी विधान नहीं है। हालांकि व्रत के दौरान संकट आने पर या विशेष परिस्थिति होने पर जल, शरबत, शुद्ध देसी घी के दूध एवं जूस आदि ग्रहण कर व्रत पूर्ण किया जा सकता है। यह व्रत स्त्रियां अपने सभी संतानों को समस्त बाधाओं, संकटों से मुक्त रक्षा के लिए करती है। इस व्रत के महात्म्य के संबंध में अनेक कथाएं पुराणों में वर्णित है। अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि में प्रदोष काल में जीमूतवाहन भगवान की पूजा करने का विधान है। भविष्य पुराण में कहा जाता है कि यह व्रत अष्टमी तिथि प्रदोष काल व्यापनी ग्रहण करनी चाहिए। अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष अष्टमी जीवित पुत्रिका नाम से प्रसिद्ध है, जो सभी स्त्रियों के संतान और अखंड सौभाग्य को प्रदान करने वाली है। जीमूतवाहन व्रत उपवास में वंश वृद्धि के लिए बांस के पत्तों से पूजन करने की भी परंपरा है। बढ़ते हैं अगली खबर की। खबर आ रही है यूपी के इटावा से। यहाँ एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहाँ ससुरालजनों की प्रताड़ना से तंग आकर एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मरने से पहले उसने एक वीडियो बनाकर अपना दर्द बयां किया था, जिसमें उसने सपा प्रमुख अखिलेश यादव, शिवपाल सिंह और डीएम से परिवार की मदद की गुहार लगाई। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। ये घटना जो है वो बताया जा रहा है कि राजेश यादव नाम का शख्स जो है उसके 24 वर्षीय बेटे अर्पित यादव का शव प्राप्त हुआ है, जो फंदा लगा हुआ था। आत्महत्या करने की खबर आई है और छानबीन करके नमूने एकत्र कराकर शव को पोस्टमार्टम के लिए पुलिस फोर्स और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर भेज दिया है। इस दौरान सोशल मीडिया पर मृतक का एक वीडियो वायरल हो गया, जिसमें उसने ससुराल जनों पर प्रताड़ना की बात कही। वायरल वीडियो में युवक का कहना है कि फरवरी 2022 में जो है ओसान सिंह यादव की बेटी कृष्णा से शादी हुई थी और उसका एक 8 महीने का बेटा सिद्धार्थ भी है। शादी कराने वालों और ससुरालियों ने काफी उत्पीड़न किया। आए दिन दहेज के केस में जेल भिजवाने की धमकी और उत्पीड़न को अब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। घर में माँ गीता देवी, भाई लकी यादव और बहन नेहा यादव है। नेहा के इलाज में काफी रुपए खर्च हो गए हैं। घर की हालत अच्छी नहीं है। खेत के रास्ते पर भी कब्जा है। युवक ने क्षेत्रीय नेताओं से भी मदद की गुहार लगाई। युवक ने वायरल वीडियो अखिलेश यादव और शिवपाल यादव से मदद की गुहार लगाते हुए बहन की तबीयत ठीक नहीं होने का हवाला दिया और परिवार की स्थिति भी सही नहीं होने की बात कही और ये आस लगाया उन्होंने कि उसकी बहन का इलाज करा दिया जाए और साथ ही परिवार की भी मदद की जाए। बढ़ते हैं अगली खबर की। मदन राजस्थानी और ताती महाराज की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। राष्ट्रीय राजधानी की साकेत जिला अदालत ने 2018 के दुष्कर्म मामले में ताती महाराज के खिलाफ आरोप तय किए। मामले में अन्य 2 आरोपियों पर भी आरोप तय किए गए। न्यायालय ने तीनों के खिलाफ ट्रायल शुरू करने का निर्देश दिया है। यह मामला एक शिष्या की शिकायत पर दर्ज किया गया था। विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट की न्यायाधीश नेहा ने मदन राजस्थानी और उसके 2 भाइयों अशोक और अर्जुन के खिलाफ
आरोप तय किए। विशेष फास्ट कोर्ट ट्रैक की न्यायाधीश नेहा ने दाती महाराज और उसके 2 भाइयों अशोक और अर्जुन के खिलाफ आरोप तय करते हुए एक आरोपी अनिल को बरी कर दिया। मदन राजस्थानी और अन्य आरोपियों ने अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों से इनकार किया। आरोपियों ने ट्रायल की मांग की। अदालत अब इस केस में 18 अक्टूबर से अभियोजन साक्ष्य दर्ज करेगी। इस मामले की जांच सीबीआई ने भी की थी। शुरुआत में एफआईआर फतेहपुर बेरी पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी। बाद में दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच को जांच सौंप दी गई। इसके बाद दाती महाराज एवं अन्य के खिलाफ आईपीसी की धारा 376, 77, 506 के खिलाफ के तहत केस दर्ज किया गया था। बाद में दिल्ली हाईकोर्ट ने शिकायतकर्ता की याचिका पर सुनवाई के बाद जांच सीबीआई को सौंप दी। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट ने चार्जशीट दाखिल कर दी थी। बाद में सीबीआई की ओर से भी चार्जशीट दाखिल की गई। साल 2018 में दर्ज शिकायत में आरोप लगाया गया था कि पीड़िता के साथ साल 2016 में दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि बालग्राम राजस्थान के गुरुकुल आश्वासन में उसके साथ कई बार दुष्कर्म की वारदात हुई। पीड़िता का कहना था कि उसकी पहले शिकायत इसलिए नहीं दर्ज करा पाई उसने क्योंकि वह दाती महाराज के रसूख से डरी हुई थी। गुरुग्राम बढ़ते एक और दिलचस्प खबर की ओर। गुरुग्राम के पूर्व पुलिस आयुक्त कृष्ण कुमार राव ने एक न्यायिक आदेश में उनके खिलाफ की गई प्रतिकूल टिप्पणियों के लिए एक जज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया। राव ने हर जाने के रूप में 1 करोड़ रुपए की मांग की है। पूर्व पुलिस आयुक्त ने सोमवार को अतिरिक्त सिविल जज सीनियर डिवीजन विक्रमजीत सिंह की अदालत में मुकदमा दायर किया। उसी दिन इस पर सुनवाई भी हुई। अदालत ने 21 नवंबर को मामले में दोबारा सुनवाई का फैसला किया। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी के अनुसार अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित सहरावत ने फरवरी 2022 में पारित एक आदेश में करोड़ों रुपए की डकैती के मामले में गुरुग्राम पुलिस के पूर्व उपायुक्त धीरज सेतिया की जमानत याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि कहानी में और भी बहुत कुछ है। न्यायाधीश ने मामले में मुख्य संदिग्ध डॉक्टर सचिंदर जैन नवल द्वारा की गई स्वीकारोक्ति के आधार पर संदेह जताया था। न्यायाधीश ने कहा था कि यह संदेहास्पद लगता है कि सेतिया, जिस पर मामले में जांच को पटरी से उतारने के लिए रिश्वत लेने का आरोप था, राव की अनदेखी के बिना ऐसा कर सकता है। विशेष रूप से यह देखते हुए गैंगस्टर उनसे मिलने गुरुग्राम कमिश्नरी में आते थे। अदालत ने यह भी कहा था कि जांचकर्ता यह निर्धारित नहीं कर सकते कि क्या पूरी कवायद संदिग्ध की हिरासत के बिना पूर्व पुलिस आयुक्त की सहमति से की गई थी। मानहानि के मुकदमे में वरिष्ठ अधिकारी ने तर्क दिया कि न्यायाधीश की टिप्पणी अनुमान पर आधारित थी और इसका कोई न्यायिक आधार नहीं था। उन्होंने कहा कि घटनाओं के बारे में उनकी टिप्पणियां व्यक्तिगत प्रकृति की थी, जिनका जमानत आवेदन के फैसले से कोई संबंध नहीं था। याचिका में यह भी दावा किया गया है कि टिप्पणियां न्यायाधीश संरक्षण अधिनियम के तहत संरक्षित नहीं है क्योंकि वे न्यायाधीश के आधिकारिक कर्तव्यों से संबंधित नहीं। घटना 4 अगस्त 2021 की है, जब गैंगस्टर लगर पुलिया के लोग कार्यालय के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली एक निजी कंपनी के फ्लैट में घुसकर करोड़ों रुपए नकद लेकर फरार हो जाते हैं। मामले की जांच कर रहे स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ ने नकद की रकम 30-40 करोड़ रुपए बताई थी। नवल ने दावा किया था कि उसने मामले को रफा दफा करने के लिए सेतिया को 2.5 करोड़ रुपए मूल्य का सोना, नकदी और अमेरिकी डॉलर की रिश्वत दी थी। हालांकि उन्होंने कहा कि सेतिया ने पैसे और सोने का एक बड़ा हिस्सा लौटा दिया, लेकिन कुछ डॉलर अपने पास रख लिए और कहा कि मामला उनके हाथ में नहीं। और अब हम बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार के पड़ोसी राज्यों में हुई बारिश ने नदियां उफान पर है। गंगा नदी कई जिलों में लाल निशान के ऊपर बह रही हैं। भागलपुर में बाढ़ का पानी शहर में घुस आया है, जिसके चलते स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से लेकर हाईवे तक जलमग्न है। भागलपुर में गंगा के जलस्तर में शनिवार सुबह भी बढ़ोतरी जारी रही। 12 घंटे के अंदर सुबह 6 बजे तक 10 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बाढ़ नियंत्रण कक्ष ने अगले 24 घंटे में करीब आधा मीटर तक जलस्तर बढ़ने का अनुमान लगाया है। तो ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इस बीच बता दें कि शिवदीप लांडे जो हैं वो जन स्वराज पार्टी से जो है 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और ये चुनाव वो बिहार के पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र या पटना जिले के किसी एक विधानसभा क्षेत्र से लड़ेंगे। इस बीच दावा ये भी किया जा रहा है कि वीआईपी के जो मुकेश सैनी हैं उन्होंने Y+3 सुरक्षा की मांग की, जिस पर कि अभी तक कोई अमल नहीं किया गया है और उनके जान को लेकर खतरा बताया जा रहा है। वहीं नीतीश कुमार बिहार के सहरसा में एक कार्यक्रम आए थे और जैसे ही वो कार्यक्रम से नदारद हुए, लोग मछलियां लूटते हुए नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक लोगों की लूट की वजह से मत्स्य विभाग को कई हजार का नुकसान हो गया। जब लोग मछलियां लूट रहे थे तो वहाँ सरकारी पदाधिकारी भी मौजूद थे, मगर वे भी उन्हें रोकने में नाकाम रहे। तो ये कुछ एक दिलचस्प खबरें। और अब आज हमें इजाजत दीजिए, मिलेंगे कल
एक नए बुलेटिन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। न्यूज़ ट्रायल भारत को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर बाकायदा सब्सक्राइब कर लिया है तो निश्चित तौर पर आपको लाइक, शेयर और कमेंट तो करना ही पड़ेगा। साथ ही हमारे लाइव सेशन को, एडिटोरियल को, प्राइम आवर को, संपादकीय को, स्ट्रीमिंग लाइव या लाइव स्ट्रीमिंग एडिटोरियल प्राइम आवर संपादकीय सेशन को देखें। रोजाना 1 घंटे का रहता है, न्यूनतम औसतन 1.5 घंटे और अधिकतम 2 घंटे का रेयर केसेस में रहता है। इसके साथ ही हमारे बुलेटिन को देखिए, जो रोजाना 5 से 10 मिनट का होता है। आज ये बुलेटिन 60 मिनट का है, 1 घंटे का है। बीते कुछ दिनों से ये बुलेटिन प्रसारित नहीं हो पा रहा था, इसी के चलते इसे लंबा किया गया है आज। तो इसे पूरा देखें, हमें सहयोग करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अपने स्वजनों, शुभचिंतकों और करीबियों को इस चैनल को रेफर करें। और जो है आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं newstrialbharat@gmail.com पर। और हमारे वेबसाइट www.newstrialbharat.com पर भी आप से मुखातिब हो सकते हैं। इस बीच आपको बता दें कि हमारे देश के पीएम नरेंद्र मोदी जो है वो यूएसए पहुंच चुके हैं और अभी वो जो है अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात भी कर रहे हैं। इसके बाद उनकी मुलाकात ट्रंप और हैरिस से भी होंगी, जो इस बार के वहाँ के राष्ट्रपति चुनाव में मुख्य पार्टियों के उम्मीदवार हैं। तो मैं उत्कर्ष कुमार, न्यूज़ ट्रायल भारत के लिए आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रायल भारत, रग रग में खबर, नहीं पर उससे डर दिखाते बस खबर। मैं उत्कर्ष कुमार, पटना बिहार से। और ये वक्त हो चला है आपको बाय करने का। बाय, टेक केयर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स एंड स्टे ट्यून विद न्यूज़ ट्रायल फॉर अपडेट related to national, international, sports, business, entertainment stories along with any other stories of diversified films. Thank you very much. See you again. Bye. Take care. Good night. Sweet dreams. आपका दिन मंगलमय हो। शुभ रात्रि। Bye. Tata. Thank you very much for watching this.